हेलो व्यूअर्स, प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पॉलिटी यानी राजनीति। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ए समता का अधिकार, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी स्वातंत्र्य का अधिकार या फिर डी कल्याण की अवधारणा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य की नीति के निदेशक तत्व वर्णित हैं। भाग 3 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 39 के खंड ग में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ए ये विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। बी ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। सी ये मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। और डी ये ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो इस तरह विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया था। अर्थात तब के अनुसार भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ही थी। इसलिए विकल्प भी सही उत्तर होगा। यहाँ नोट करने वाली बात है कि 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन के पश्चात प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए, जिससे भारत की सांविधानिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। चलिए अगला सवाल, सांविधानिक सरकार का आशय क्या है? ए किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, बी कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, सी कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों या फिर डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। सांविधानिक सरकार वो सरकार है जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार के प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियां होना संसदीय प्रणाली की सरकार का अभिलक्षण है, जबकि सरकार के प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां होना अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार का अभिलक्षण है। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली प्रतिनिधि सरकार की उपस्थिति परिसंघ या फेडरेशन की विशेषता है। अगला सवाल, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। दूसरा, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। और तीसरा, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। संविधान का अनुच्छेद 18(1) ये प्रावधान करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन मामले में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि भारत रत्न व पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) में वर्णित उपाधियां नहीं हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1954 में आरंभ किए जाने के पश्चात ऐसा 2 बार यानी 1978 और 1979 व 1993 व 97 हुआ कि पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए क्योंकि इन्हें निलंबित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। और 2, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2,
सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। साथ ही यदि मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति ली जाना अनिवार्य है, इसलिए कथन दो सही है। तो इस तरह विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला बन जाता है। और दूसरा कथन, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। भारत में कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पर पैरोल पर छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। सामान्यतः एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है। हालांकि पैरोल पर छोड़े जाना किसी भी प्रकार से बंदी के अधिकार का मामला नहीं है और पर्याप्त आधारों के बावजूद प्रशासन उसे पैरोल देने से इनकार कर सकता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 4 कारागार, सुधारालय, पोस्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव है। इससे यह स्पष्ट है कि पैरोल के नियमों सहित कारागारों से संबंधित किसी प्रकार की विधि व नियम बनाना राज्य विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार है, इसलिए कथन दो सही है। तो इस तरह विकल्प बी सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 11 में यह प्रावधान है कि जनजातीय कार्य से संबंधित केंद्र सरकार का मंत्रालय या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 44? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। चलिए अब इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ विधि के समक्ष समता का आशय ये है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे और किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में यदि कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इस प्रकार विकल्प सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। बी, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। या फिर डी, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की अनिवार्य विशेषताओं की बात की जाए तो इसके अंतर्गत संघ व राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट संवैधानिक विभाजन, लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च संविधान, द्विस्तरीय सरकार तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका इत्यादि तत्व माने जाते हैं। इस प्रकार विकल्प सही उत्तर होगा। उल्लेखनीय है कि संघीय विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना संघीय राज व्यवस्था का लक्षण तो है, परंतु ये अनिवार्य नहीं है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना व मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होना राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप की अनिवार्य विशेषताओं से प्रत्यक्षतः संबद्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। बी, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। सी,
बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। या फिर डी, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान समय में राज्य के 4 अनिवार्य तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार व संप्रभुता। दूसरे शब्दों में, यदि व्यक्तियों का एक अथवा अनेक समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, एक संगठित सरकार वहां के शासन प्रशासन का दायित्व संभालती है तथा उस भूभाग में निवास करने वाले समुदाय या समुदायों पर किसी प्रकार का कोई बाह्य नियंत्रण नहीं है, तो इसे राज्य की संज्ञा दी जाएगी। इस प्रकार उपलब्ध विकल्पों में से विकल्प ए राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। कथन 2, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। संविधान के अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्ह हों। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है, इसलिए कथन 1 सही है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। उल्लेखनीय है कि अभिलेख न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत अपने ही निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति भी शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। दूसरा कथन, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। और तीसरा कथन, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, या फिर डी 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। भारत में एकल नागरिकता और एकल अधिवास की व्यवस्था स्वीकार की गई है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। इस संदर्भ में संबंधित नागरिक को जिस विधि से मान्यता मिली है उससे जुड़ी कोई बाध्यता आरोपित नहीं की जाती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार पंजीकरण, देशीयकरण या केवल संविधान के अनुच्छेद 5 ग के आधार पर नागरिकता अर्जित करने वाले नागरिकों को केंद्र सरकार आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित कर सकती है। इस प्रावधान के आधार पर विदेशियों को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, या फिर शक्तियों का पृथक्करण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए अनिवार्य है कि शक्तियों का केंद्रीकरण न हो। उल्लेखनीय है कि शक्तियों के पृथक्करण को यदि शासन का आधार बनाया जाता है तो राज्य की विधायिक, कार्यपालिका व न्यायिक शक्तियों का उपयोग पृथक पृथक संस्थाओं द्वारा स्वायत्त रूप से किया जाता है और इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जिससे शासन व्यवस्था के किसी एक अंग द्वारा स्वतंत्रता पर आघात किए जाने की स्थिति में अन्य अंग नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आगे आते हैं। इस प्रकार शक्तियों के पृथक्करण के माध्यम से उनके केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाता है तथा इससे ही स्वतंत्रता की सर्वोत्तम रक्षा की जा सकती है। तो इस तरह विकल्प डी सही उत्तर है। ये सिद्धांत राज्य के नागरिकों के सकारात्मक अधिकारों या दायित्व के रूप में कार्य करते हैं और मानवाधिकारों के अनुरूप भी हैं। ये मानवाधिकार घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को सीधे प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार कथन 2 भी सही है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51A(j) व मानवाधिकार घोषणा का अनुच्छेद 29 व्यक्ति द्वारा सामुदायिक दायित्व निभाते हुए व्यक्तिगत विकास किए जाने की बात कहते हैं। अतः कथन 3 सही है, तो इस तरह विकल्प डी सही है। अगला और अंतिम सवाल, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण या लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के सदस्य को,
और 4 सभी वरिष्ठ नागरिकों को। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2 और 3 या फिर डी केवल 1 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत विधिक सेवा प्रदान करने हेतु मापदंड निर्धारित किए गए हैं। धारा 12T के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम वार्षिक आय निर्धारित करने की शक्ति राज्य को दी गई है। इस संदर्भ में अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग आय सीमाएं तय की गई हैं। अधिनियम के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इसी प्रकार अधिनियम में सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के संदर्भ में भी चर्चा नहीं की गई है। हालांकि दिल्ली में 2 लाख रुपए से कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधा प्रदान की जाती है, परंतु यहाँ भी सभी वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए कथन 4 सही नहीं है। दिल्ली में ही 2 लाख रुपए से कम आय वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार उपलब्ध विकल्पों के आधार पर विकल्प सही उत्तर होगा। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।